Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. Hope you all are fine. This is Anam Sabha working as visiting lecturer in Psychology Department of Institute of Southern Punjab, Multan. The subject I am going to teach you is Economics, Department Psychology class. BA Psychology first semester. Recommended book for this subject is Principle of Economics, third edition by Deviga Vejida Salam and Karanagran Madman. This is our second lecture. The chapter is Individual Market. In previous lecture, we discussed what is economics, different schools of thoughts, positive and normative economics, micro and macro concepts, and in the last, economic problems. But in this lecture, we discuss and law of demand, why demand curve is negative slope, assumptions of the law, exceptions of the law, change in demand and change in quantity demand, elasticity of demand, kinds of elasticity, and determinants of elasticity. Firstly, what is demand? Demand is a desire which is supported by a purchasing power. Desire to purchase a commodity, power to purchase a commodity. इन सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डिमांड से मुराद किसी भी चीज़ की वो क्वांटिटी ली जाती है जिसे कोई भी शख्स खरीदने का इरादा रखता हो और उसके पास पावर यानी कि इनकम भी हो कि वो उसको परचेज कर सके, तो वो उसकी क्या होती है, डिमांड बन जाएगी. लॉ ऑफ डिमांड. Other thing remaining the same, if the price of the commodity increases, then the demand for that commodity decreases. Other thing remaining the same का मतलब ये होता है कि आपकी दूसरी चीज़ें यानी कि other factors like हमारा टेस्ट होता है, उसके अलावा हमारी इनकम हो गई, प्राइस ऑफ सब्सक्रिप्शन हो गई, वेदर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, अदर फैक्टर्स सेम रहें. जस्ट प्राइस में चेंज होने की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. लेट्स सपोज हमारी जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हमारी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. फिर हम देखते हैं कि जब हम प्राइसेस डिक्रीज करते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखें तो ये अपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड हमारे पास, अगर इसका फंक्शनल रिलेशनशिप देखें, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, यानी कि क्वांटिटी प्राइसेस में चेंज की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. और इसका रिलेशनशिप क्या होगा, नेगेटिव इन्वर्स भी होगा, अपोजिट भी हम इसको कह सकते हैं. इसको हम ग्राफिकली भी देखते हैं और टेबल में भी देखते हैं कि किस तरह से हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं. टेबल में हम देखते हैं, इन फर्स्ट कॉलम हमारे पास प्राइसेस गिवन है एंड सेकंड कॉलम हमारे पास क्वांटिटी डिमांड गिवन है. प्राइसेस हमारे पास स्टार्ट में कितनी थी, 5 थी, और क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 100 थी. प्राइसेस हमारी 5 to 4 हुई, यानी कि हमने प्राइस पहले से क्या कर दी, कम कर दी. क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो जाती है. प्राइस फिर हमने क्या की, 4 to 3 हो गई, प्राइस मजीद कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, 200 से 300 हो जाएगी. मजीद हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हुई, बढ़ गई. इसी तरह से प्राइसेस जब 3 से 2 पे आती हैं तो हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, 300 से 400 पे चली जाएगी. यानी कि जैसे जैसे हमारी प्राइसेस डिक्रीज होंगी हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. इसको हम ग्राफिकली देखते हैं. एक्सिस पे हमारे पास डिमांड है एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास प्राइसेस है. स्टार्ट में हमारे पास प्राइस 5 थी तो हमारे पास डिमांड क्या थी, 100 थी. तो इससे हमारे पास कौन सा हमारे पास पॉइंट आता है, ए पॉइंट आता है. इसी तरह से जैसे जैसे हमारी प्राइसेस डिक्रीज होती गई हमारी डिमांड क्या हुई है, पहले से इंक्रीज होती गई. और हमारे पास जो पॉइंट्स हुए हैं ए बी सी एंड डी, हमारे पास ये 4 पॉइंट हुए हैं. जब इन चारों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक डिमांड कर्व हम हासिल कर लेते हैं. इसे हम इस तरह से भी इसकी एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स सपोज हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमने कुछ परचेज करना हो, जब किसी चीज़ की हमारे हम प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो हम उसकी क्वांटिटी क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं. तो हम क्या करते हैं, जब उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं तब हम जाके वो चीज़ को परचेज कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा. इसके बाद हम देखते हैं वाई डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप, यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमने ये तो बता दिया कि ये नेगेटिव होता है. अब हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये नेगेटिव क्यों होता है. इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं. प्राइस इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्राइस इफेक्ट को. प्राइस इफेक्ट जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड में कि जब हमारी प्राइसेस चेंज होती हैं तो उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है. प्राइसेस कम हुई, डिमांड हमारी क्या हुई, बढ़ गई.
इसी तरह से प्राइस इफेक्ट में हम यही चीज़ देखते हैं, समटाइम ये होता है कि किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं, हम वो चीज़ परचेज नहीं करते हैं। बट इन फ्यूचर जब उसकी डिमांड क्या हुई, उसकी प्राइस क्या हुई, पहले से कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। वो कंज्यूमर्स जो पहले उसको परचेज नहीं कर रहे होते, तो वो भी क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं मार्केट में उसको परचेज करने के लिए। तो फर्स्टली जो हम देखते हैं वो देखते हैं प्राइस इफेक्ट, यानी कि प्राइस में चेंज की वजह से हमारी डिमांड क्या हुई है, चेंज हुई है, और हमारा स्लोप कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यानी कि हमारी इनकम में चेंज की वजह से हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। इनकम का जो ताल्लुक होता है वो प्राइसेस से होता है, यानी कि हमारी रियल इनकम चेंज हुई। लेट्स सपोज पहले हमारी इनकम कम थी, इनकम कम होने की वजह से हम क्या करते थे, चीज़ को परचेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम डिमांड भी कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम वो चीज़ अफोर्ड कर सकें, तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, रियल इनकम इंक्रीज हुई, प्राइजेस किसी चीज़ की कम हुई, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। रियल इनकम इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हुई, चेंज हो गई है। अब प्राइजेस कम हुई, इनकम इंक्रीज हुई, so डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज आपकी रियल इनकम इंक्रीज होती है, सम टाइम ये होता है प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी आप क्या करते हो, उसकी डिमांड इंक्रीज कर देते हो। तो यह हमारे पास सेकंड लिस्ट है। थर्ड हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये चीज आती है कि लेट्स सपोज, इसकी हम एक एग्जांपल दे देंगे। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी एक चीज़ की डिमांड बढ़ने की, प्राइसेस बढ़ने की वजह से हम किसी दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ा दें। अब इसकी एग्जांपल ये होगी कोक एंड पेप्सी। लाइक अगर पेप्सी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, पेप्सी की जगह पे कोक का यूज़ बढ़ा देंगे। अब डिमांड किसकी बढ़ी, कोक की बढ़ी, प्राइसेस किसकी थी, पेप्सी की थी। अब ये क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, यानी कि एक चीज़ की प्राइसेस बढ़ने की वजह से दूसरी चीज़ की क्या हुई है, डिमांड में चेंज आया है। तो ये हमारे पास इसका थर्ड इफेक्ट होता है। इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। assumptions ऑफ द लॉ। assumptions ऑफ लॉ में ये होता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये फैक्टर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ये फैक्टर्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे देन हमारा लॉ क्या होगा, सही प्रूव होगा, अदरवाइज हमारा लॉ सही प्रूव नहीं होगा। इसमें हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि फर्स्टली जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है कंज्यूमर टेस्ट, यानी कि कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ जाता है तो हमारा ये लॉ सही प्रूव नहीं होता है। तो इस लॉ को सही प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंज्यूमर के टेस्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहे। इसकी हम इस तरह से एग्जांपल देते हैं। लेट्स सपोज कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा लाइक करते हैं पेप्सी को, और सम टाइम इस तरह से होता है कि उनका टेस्ट चेंज हो जाए, वो पेप्सी की जगह पे कोक का यूज़ बढ़ा दे, तो क्या हुआ, उनका टेस्ट चेंज हुआ। टेस्ट चेंज होने की वजह से उनकी डिमांड भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब देखिए प्राइसेस कम हो या ज़्यादा हो तो तब भी वो क्या करेंगे, कोक का ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, टेस्ट चेंज होने की वजह से हमारा ये लॉ गलत प्रूव होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि कंज्यूमर्स की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ही कंज्यूमर्स की इनकम में चेंज आएगा तो हमारा ये लॉ क्या हो जाएगा, गलत प्रूव हो जाएगा। तो इस लॉ को हम क्या करते हैं, सही प्रूव करने के लिए हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स की इनकम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। थर्ड है हमारे पास फैशन, यानी कि फैशन में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे ही फैशन में चेंज आएगा तो हमारा क्या होगा, लॉ गलत प्रूव हो जाएगा। इसको हम इस तरह से कहते हैं कि ये फैशन को हम इस तरह से लेते हैं। लेट्स सपोज कि फैशन हम देखें, आज का फैशन कुछ और था, ओल्ड में हम देखें तो कुछ और था। अब अगर अगर ये होता है कि ओल्ड की प्राइसेस कम भी हो जाती है क्योंकि वो फैशन में नहीं है, तो हम उसकी डिमांड कम रखेंगे, उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे ही हमारा फैशन चेंज हुआ तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हम हमारा जो नेक्स्ट अजम्पशन होता है यही होता है कि हमारे फैशन में कोई तब्दीली ना आए। उससे नेक्स्ट है वेदर, यानी कि हमारी जो वेदर कंडीशन है उसमें कोई चेंज ना आए। अब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर विंटर एंड समर की बात करें हम लोग, तो समर में हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की। तो और विंटर में हम जब देखते हैं तो कॉफ़ी और टी, इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। और क्लॉथ्स की भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। विंटर में हम डिमांड करते हैं वार्म क्लॉथ्स की, और एंड समर में हम डिमांड करते हैं लाइक कॉटन्स और इस तरह के क्लॉथ्स की।
तो जैसे जैसे हमारा वेदर चेंज होता है तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारा ये लॉ क्या हुआ, ऑपोजिट हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेदर में भी चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन, यानी कि हमारे पॉपुलेशन का जो साइज होता है कंट्री में वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही साइज पॉपुलेशन का चेंज हुआ तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। हमने सब्स्टिट्यूट को पहले भी डिस्कस किया है, उसमें हमने एग्जांपल दी थी पेप्सी एंड कोक की। यानी कि अब देखिए हम पेप्सी की प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कोक की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी, डिमांड भी बढ़ गई उसके साथ साथ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइसेस सब्स्टिट्यूट की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ डिवेल्युएशन। सम टाइम ये होता है कंट्री में हमारी जो करेंसी है वो क्या हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है। डिवैल्यू होने की वजह से तो डिवैल्यू होने की वजह से या चीज़ों का स्केर्स यानी कि शॉर्टेज की वजह से हमें ये डर होता है कि इन फ्यूचर हमें मतलब ये चीज़ हम परचेज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, ये भी हमारे पास जब हमने प्राइसेस इंक्रीज होने के बावजूद भी हमने क्या किया, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया। तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास जो डिवेल्युएशन की एक्सपेक्टेशंस होती है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लॉ को क्या होता है, अपोजिट प्रूव कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ में पहले हमने ये चीज डिस्कस की थी, देखिए कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। लेकिन उसमें हमने कुछ अजम्पशंस देखे थे कि अगर वो सारी चीजें कांस्टेंट रहें तब जाके हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सही प्रूव होगा। एक्सेप्शन में ये देखते हैं कि कुछ केसेस एक्सेप्शनल होते हैं जिसमें हमारा ये लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता बल्कि पॉजिटिव होता है। इसका हम इस तरह से देखेंगे, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स सर रॉबर्ट गिफन ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था और इसको नेम दे दिया था गिफन गुड का। उसमें उसने ये कहा था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी प्राइसेस इंक्रीज होने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और हमारा जो कर्व होता है, डिमांड कर्व होता है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है रादर देन नेगेटिवली। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रेस्टीज गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स होते हैं कुछ जो होते हैं प्रेस्टीज गुड में हम ये चीज डिस्कस करते हैं, लाइक समटाइम्स कुछ डिस्टिंक्शन के लिए, सोसाइटी डिस्टिंक्शन के लिए कुछ रिच पर्सन क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं अपनी डिमांड्स को लग्जरीज चीजों की, लाइक स्पोर्ट्स कार हम कर सकते हैं, डायमंड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, इनकी प्राइजेस हाई होने के बावजूद भी इनकी डिमांड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सम टाइम हम क्या करते हैं, प्राइसेस को इग्नोर कर देते हैं। लेट्स सपोज हम मार्केट जाते हैं, कुछ चीज हमने परचेज करनी है, उसकी प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको परचेज कर लेते हैं। हमने प्राइसेस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। प्राइसेस हाई हुई हमारी, फिर भी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। तो इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में हम इस तरह से देखते हैं, लाइक पहले हम अगर हम इनकम की बात करें तो अगर हमारी रियल इनकम कम हो तो हम क्या करते हैं, चीज़ों की हमने, जाहिर बात है हमने बेसिक नीड्स तो अपनी पूरी करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं। तो हम उसकी क्या करते हैं, क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी परचेज करने के लिए हम उसकी क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम उस चीज़ को परचेज कर सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स को परचेज कर लेते हैं। लाइक इन फ्यूचर आप लोगों की रियल इनकम इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स की डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। उसकी प्राइसेस हाई हो या कम हो तब भी हम उसकी डिमांड को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। हम अपनी क्वालिटी को क्या इंप्रूव कर लेते हैं, हम इंफीरियर गुड्स को छोड़ के सुपीरियर गुड्स की तरफ आ जाते हैं। तो ये इस तरह से भी हमारा कर्व क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप से होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। समटाइम्स इन इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उसमें भी क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होने के बावजूद भी जो हमारी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। लाइक हम वार की बात कर सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो तब भी हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज ही होती है। इसी तरह से अगर हम टुडे सिचुएशन देखें कोविड में, तो इसमें क्या है, लॉकडाउन में प्राइसेस बहुत सारी हाई थी, तो प्राइसेस इंक्रीज होने के बावजूद भी हमने अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उसकी चीज़ों की हम क्या करते हैं, डिमांड्स को इंक्रीज कर देते हैं। प्राइसेस इंक्रीज थी तभी हमारी डिमांड क्या थी, इंक्रीज थी। तो इस तरह से ये भी एक एक्सेप्शनल केस था जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिवली स्लोप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास
चेंज इन डिमांड वियस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली हम देखते हैं चेंज इन डिमांड, यानी कि चेंज इन डिमांड, हमारी डिमांड तब चेंज होती है जब हमारे अदर फैक्टर्स चेंज हो। अदर फैक्टर्स में कौन क्या चीज आती है, हमारा टेस्ट आ गया, पॉपुलेशन होती है, वेदर होती है। जब इन चीजों में चेंज की वजह से हमारी डिमांड चेंज हो तो हम इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। और ये किस तरह से होता है, इसको हम राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड भी कहते हैं, यानी कि डिमांड का बढ़ना या कम होना, और इसको शिफ्टिंग भी कहते हैं। जब हम ये डिमांड को राइज एंड फॉल को हम डिस्कस करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, अपने कर्व्स को शिफ्ट करते हैं। वो शिफ्टिंग इंक्रीजिंग में भी हो सकती है एंड डिक्रीजिंग में भी हो सकती है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में ये देखते हैं कि अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहे, लेकिन हमारी प्राइसेस में चेंज की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में जब तब्दीली आती है तो इसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहेंगे। इसको मूवमेंट भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले लॉ ऑफ डिमांड में देखा था, जब हमारी प्राइसेस क्या थी, पहले से कम हो रही थी और हमारी डिमांड क्या थी, बढ़ रही थी, इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड में ये होता है जब आपकी प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ रही होती है लेकिन आपकी डिमांड पहले से कम हो रही होती है, डिमांड पहले से सिकुड़ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिसिटी, अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब इलास्टिसिटी में हम ये देखते हैं कि लचक देखते हैं। फर्स्टली हमने ये तो डिस्कस कर लिया डिमांड किस तरह से चेंज होती है, यानी कि प्राइसेस में चेंज की वजह से हमारी डिमांड चेंज हुई, क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई, अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी चेंज हुई, ये सारे चेंजेस तो हम देखते हैं। लेकिन इलास्टिसिटी में हम ये चीज देखते हैं उनकी लचक क्या थी, आया मतलब अगर हमारी जो चेंज हुई है, डिमांड हुई है, वो ग्रेटर देन वन है, इक्वल टू वन है, लेस देन वन है, इन्फिनिटी है या इनइलास्टिक है, इसमें ये सब चीजें, इलास्टिक डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक है, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जब हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, proportional change in quantity demand due to proportional change in some other factors which can influence demand। अदर फैक्टर्स में हम क्या चीज लेते हैं, हमारी प्राइसेस आती है, हमारी इनकम आती है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट आएंगे, यानी कि इन फैक्टर्स की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगी। Kinds of elasticity, there are three kinds of elasticity: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. Firstly we discuss price elasticity of demand. Price elasticity of demand is a proportional change in quantity demand due to proportional change in prices, यानी कि प्राइसेस में चेंज की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंजिंग आती है तो वो हमारी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। फार्मूला इसका हम इस तरह से बताते हैं, elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demand due to percentage change in prices। नेक्स्ट है हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि proportional change in quantity demand due to proportional change in income is called elasticity of income elasticity of demand, यानी कि हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से, रियल इनकम में चेंज होने की वजह से जब हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी। जिसको अगर हम फार्मूला देखें इसका तो वो हमारे पास होगा परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम इस तरह से भी कहते हैं, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइसेस ऑफ अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि एक चीज की प्राइसेस में चेंज आने की वजह से जब किसी दूसरी चीज की डिमांड में चेंज आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आ जाएगा। इसमें हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूट की भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब हम देखें इलास्टिसिटीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमारे पास ग्रेटर देन वन होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड कहेंगे। when elasticity of demand is equal to 1 it is unitarily elastic, when elasticity of demand is less than 1 it is inelastic, when elasticity of demand equal to 0 it is infinitely inelastic, when elasticity of demand is equal to infinity it is infinitely elastic or perfectly elastic। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम कुछ डिटर्मिनेंट्स भी डिस्कस करते हैं। फर्स्टली जो हमारे पास है नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी कि इलास्टिसिटी को जैसे कि हमने पहले प्राइस इलास्टिसिटी की बात की थी और इनकम इलास्टिसिटी की बात की थी, तो हम उसमें ये चीज देखते हैं कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं
जिनकी क्या होती है टाइम टू टाइम, जिनकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक भी होती है, जैसे कि हमने पहले बताया था, यानी कि ग्रेटर देन वन हो तो वो इलास्टिक होती है, लेस देन वन हो तो इनइलास्टिक होती है। इसी तरह से जब हम नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं जो प्राइजेज ऑफ नेसेसरी गुड्स की होती हैं वो इनइलास्टिक होती हैं, वाइल फॉर लग्जरीज इट इज इलास्टिक, यानी कि लग्जरीज गुड की जो होती है इलास्टिसिटी वो इलास्टिक होती है, और नेसेसरी गुड्स की हमारे पास क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वैरायटी ऑफ यूजेस, ऐसे गुड्स जिनका हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसकी इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होगी, इलास्टिक होगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, हम वुड की एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। लाइक वुड को हम देखें तो हम एक से ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं, उसको बर्निंग में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर में भी उसका यूज़ होता है। एक से ज़्यादा यूज़ आ गया तो इसकी इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होगी, इलास्टिक होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, यानी कि ऐसे गुड्स जिसके हम क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। सम टाइम हमारे पास ये होता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए रख देते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर जब हमारे पास क्या होगी, हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसकी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो इन गुड्स की भी हमारी जो इलास्टिसिटी वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की हम देखें तो उसकी इलास्टिसिटी हमारे पास क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं उनकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी। लास्ट में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो क्या होते हैं, जॉइंटली यूज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कार एंड पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं, इसी तरह से पेन एंड इंक की हम एग्जांपल लेते हैं। ये ऐसे गुड्स है जो हमारे पास क्या होते हैं, जॉइंटली हमारे इसकी डिमांड करते हैं हम लोग, तो इसकी जो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होगी, इन इलास्टिक डिमांड होगी। थैंक यू सो मच। Inshallah, in next lecture we will discuss supply and elasticity of supply. If you feel any query regarding this lecture, you may ask questions during our LM system. Stay safe. Allah Hafiz.